करने के लिए बैठे हुए हैं। आइए नाउ मोस्ट वेलकम मिस्टर नेशनल स्पीकर सम्राट अशोक क्लब भारत माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, आपका स्वागत है सर। आइए मोस्ट वेलकम सर। आवाज़ मेरी जा रही है? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज मुझे इस जूम पर वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित होकर एक शेर मुझे याद आ रही है कि तुम इतने करीब हो कि तुझे छू भी ना सकूं, तुम इतने करीब हो कि तुझे छू भी ना सकूं, बिगड़ा हुआ ऐसा मुकद्दर नहीं देखा, होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। आज के दिन को देख करके ऐसा लग रहा है कि सब एक करीब हैं दूसरे के। शारीरिक दूरियां हमारे आपके बीच में हैं, लेकिन प्रीतम बसे पहाड़ पर दो नैनन के बीच। भले दूरियां हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने हमारी दूरियों को इतना कम कर दिया है कि हम एक दूसरे के हृदय की भावनाओं से रूबरू हो पा रहे हैं। तो आज सम्राट अशोक के जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए आज इस हमारे खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे हम सबके सम्मानित, हम सबके चहेते राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी और इस महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव शत्रुघ्न सिंह साख्य जी, और अभी अपने सोहर से सम्राट अशोक के जन्मदिन को महिमामंडित कर रहे थे, गौरवान्वित कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय संयोजक राजेश कुमार मौर्य जी, और हमारे बीच उपस्थित हैं इस हम लोगों के नोएडा के सफ़र को आसान बनाने वाले भूपेश कुमार मौर्य जी, और महिला विंग की उपस्थित हमारी बहन रश्मि कुशवाहा जी, बरेली से हमारी बहन उपस्थित हैं रेखा मौर्य जी, मध्य जोन के प्रभारी विश्वनाथ कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और राष्ट्रीय सोशल मीडिया के प्रभारी वीरेंद्र कुमार मौर्य जी, और इस पूरे जूम मीटिंग को जो एक दूसरे की दूरियों को कम किए हैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, अरुण कुमार जी का। और इसको पहल दे करके आज बहुत ही जल्दीबाजी में और बहुत ही फास्ट तरीके से इस कार्यक्रम को जो आज अंजाम मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं अपने उत्तर प्रदेश के महासचिव हरीशचंद्र मौर्य जी को, क्योंकि आपके तत्काल प्रयासों से कार्यक्रम सफल हुआ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे बीच हरिप्रसाद मौर्य जी जो हमारे बीच उपस्थित हुए और अपने अमृत वाणी हम सब के बीच रखा, बहुत अच्छा लगा सर, और हम सब आपके आभारी हैं। और आपने जो गाइडलाइन दी है कि 3 लोगों को, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने 3 व्यक्तियों को ही चुना है, जबकि पुरातन संस्कृति में 3 संख्या को अशुभ माना जाता है, लेकिन आपने हमारे तृषण और पंचशील की जो भावनाएं हैं, हमारे इस संस्कृति में 3 और 5 ही बड़ा शुभ और मंगलमय माना जाता है। आपने 3 लोगों को जोड़ने की बात कही है, आपकी बातों को हम लोग महत्वपूर्ण तरीके से लिए हैं, इसका ध्यान रखेंगे। और आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत आभारी हम सब हैं। हमारे बीच जुड़े थे आदेश कुमार मौर्य जी BHU से। मैं बनारस में ही रहता हूं, लेकिन अभी आपके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, और आप जुड़े हैं और आपने कि अमृत वाणी और उस खास कुछ बातें सुनने को मिली है, मैंने भी सीखा आपसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्ण मुरारी जी अभी अपने बातें रख रहे थे, काफ़ी लंबे समय पर मुलाकात आपसे हुई बचपन में, और आज आप सीधा इस वर्चुअल जूम पे हम लोग मिले हैं, इसके लिए आपने इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत बधाई। और राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से राजेश्वर जी जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और दिनेश जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे थे, और पवन कुमार जी जो लखनऊ से जुड़े थे, और आपने अपनी बातें बड़ी तरीके से रखी है। आज हम लोग इसको अपने अपने तरीके से रख लिए हैं, लेकिन अब ये जूम चैनल आप लोगों के लिए उपस्थित रहेगा, और हम और तरीके से सजा करके इस कार्यक्रम बहुत अच्छे से करेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत अफरा तफरी में हम लोगों ने तैयारी किया है, लेकिन ये जन्मदिन जो हुआ है, सम्राट अशोक का जो जन्मदिन हम मना रहे हैं अपने अपने घरों से, और इस
सामाजिक और जो प्राकृतिक और परिस्थितियाँ जो हमारे इस पूरे दुनिया में इस समय हैं, ये जाहिर कर दिया है कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, लेकिन मन के अंदर अगर कुछ करने के जज्बा हो तो परिस्थितियाँ बाधक नहीं हो सकती हैं। इस कार्यक्रम को करके आप सभी लोगों ने इस बात का प्रमाण दिया है। और ख़ासकर सम्राट अशोक क्लब तो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ही काम करता है। साथियों, लटिया महोत्सव के बारे में जो हमारे नए गेस्ट उपस्थित हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि लटिया महोत्सव करीब 25 साल से हो रहा है। इस साल हम रजत जयंती मना रहे हैं और इस रजत जयंती के 25 साल के दौरान करीब 14-15 साल या 18 साल में कह सकता हूँ कि हम बारिश में इस महोत्सव को मनाते थे। तो विपरीत परिस्थितियों को झेलने की और उस पर ओवरकम करने की, जीतने की हमें आदत पड़ गई है। तो इसलिए परिस्थितियाँ हमारे लिए बाधक नहीं बनती हैं और हमारे कार्यकर्ता इतने समर्पित हैं कि हमें नाज है अपने कार्यकर्ताओं पर और गर्व है हमें अपने कार्यकर्ताओं पर कि किसी भी परिस्थितियों में ये कभी भी किसी मिशन को अधूरा नहीं छोड़े। हम लोग हर मिशन को जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। अभी हमारे महासचिव जी कह रहे थे कि मुझे शेर नहीं आती है, तो मैं अपने महासचिव जी को बता देना चाहता हूँ कि जो शेर होते हैं उसे शेर नहीं आती है, जो शेर होते हैं उनको शेर नहीं आती है, जो शेर को देखते हैं, जो शेर को सुनते हैं, उनको शेर आती है। इसीलिए महसूस ना करें, आप हम लोगों के गौरव हैं। साथियों, आज सम्राट अशोक का जो जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं अपने अपने घरों में रह करके, इतने बड़े महापुरुष पर बोलना एक बहुत बड़ी बात है। और जो हमारा विषय है आज का लोक कल्याण में महान सम्राट अशोक के धम्म की क्या भूमिका है। एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोक कल्याण जैसे शब्द का जन्म ही सम्राट अशोक ने दिया है। क्योंकि दुनिया में महानता के दो मानक होते हैं। एक महान तो वो पुरुष कहलाते हैं जो सिर्फ प्रवचन करके महान हो गए, बोल के महान हो गए, व्यवहार करके महान हो गए। और एक महानता वो होती है जो काम करके महान होता है। आदमी अपने कार्यों को करके महान होता है। तो दुनिया में बोलकर महान होने वालों की संख्या लाखों में है, लेकिन काम करके महान होने वालों की संख्या सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक हैं। इसलिए वो सिर्फ काम करके महान हुए। और वो काम करके महान क्यों हुए? उसका सिर्फ एक ही वजह था, लोक कल्याण। लोक कल्याण यही उनकी वजह थी। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे शास्त्रों में अलग अलग कर्ज की चर्चा की गई है, अलग अलग ऋण की चर्चा की गई है। माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, 3 तरह के ऋण हैं जो आपके व्यक्तिगत ऋण हैं, जिस ऋण को अदा करना हर व्यक्ति का उद्देश्य है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है इन 3 ऋण को अदा करना। लेकिन हमारे महापुरुषों ने इन 3 ऋण के अलावा एक चौथे ऋण की चर्चा किया है। और चौथा ऋण क्या है? समाज का ऋण है। माने माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण तो है ही है, चौथा ऋण है समाज का ऋण। और समाज का ऋण जब पूरा होता है तब आदमी संपूर्ण सक्सेस माना जाता है। और दुनिया में सम्राट अशोक ने और समाज का ऋण पूरा कैसे करते हैं? तो समाज के ऋण को पूरा करने के एक ही मात्र तरीका है कि अपने कमाई से, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से लोक कल्याण का काम करना, दूसरे के लिए काम करके जाना। क्योंकि हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत सारे ऐसे लाखों लोग होते हैं जो हमारे जीवन को सफल बनाने में उनकी भूमिका होती है, लेकिन हम जानते नहीं उनको। जैसे मैं एक उदाहरण देकर समझाऊं, जैसे आपके घर में कोई बारात आती है तो आपके जो खास रिश्तेदार हैं वो तो आपके अगल बगल घर में लगे रहते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है, जो आपके इस शादी समारोह को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं, जिनको आप रोज़ देखते रहते हैं अपनी नज़रों के सामने। लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे उस गांव में लोग होते हैं जो आपके शादी के हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आपके गांव के बाहर किसी मेन रोड पर या नहर पर या चट्टी पर बैठे होते हैं। और कोई व्यक्ति आपका बाराती भूला हुआ आता है और कहता है भैया फला मौर्या जी का मुझे जाना है, रास्ता कौन सा जाएगा? तो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं एक लड़का भेज देता हूँ और मैं खुद चलता हूँ, आपको उसको दिखा देता हूँ। तो आपका घर वो जाके दिखा देता है या मार्ग बता देता है, तो आदमी खुश होकर के आपके घर तक पहुँच जाता है। आप बताइए कि अभी शादी जब सक्सेस हो जाएगी तो आपको ये भी पता है कि उस नहर पर एक हमारे भटके बाराती को एक आदमी ने रास्ता दिखाया था। उसकी वजह से अगर वो व्यक्ति चाहता तो गलत रास्ता बता देता और वो व्यक्ति गाली देता हुआ अपने घर जाता तो कहता कैसे लोग थे उस गांव में मैं गया था। तो ऐसे लोग भी आपके हज़ारों लोग आपकी मदद करते हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है। आप IAS की परीक्षा देने जा रहे होते हैं
तो आपको लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने परीक्षा में फीस जमा कर दिया, स्कूल के टीचर ने पढ़ा दिया, तो हमारा काम सफल हो गया, हम IAS हो गए। लेकिन नहीं, आप जब IAS की परीक्षा देने जा रहे थे तो ट्रेन पकड़ने के लिए एक टेम्पू वाला टेम्पू पकड़ा था आपने, और टेम्पू लेकर के आपको सही समय से पहुंचा दिया और ट्रेन मिल गई। आप कभी सोचते हैं अगर वो टेम्पू वाला लड़ा दिया होता या टेम्पू वाला समय से न पहुंचाया होता तो ट्रेन नहीं मिलती और आपकी परीक्षा छूट जाती। लेकिन कभी भी हम सक्सेस होते हैं तो क्या वो टेम्पू वाला हमें ध्यान रहता है, वो ड्राइवर मुझे ध्यान रहता है? इसलिए वो लाखों अनजाने लोग होते हैं जो हमारे जीवन को सक्सेस करने में मदद करते हैं, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती और उसे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो उस हजारों लोग जो हैं, उन लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं? तो उनकी मदद करने का एक ही तरीका है कि कुछ लोग कल्याणकारी काम हम ऐसे कर जाएं जो हमारे कार्यों से लाखों लोगों को फ़ायदा मिले, जिसको हम जानकारी हो चाहे ना हो। ऐसे लोग कल्याणकारी राजा अशोक ने काम किया। जैसे उन्होंने कुआं खुदवा दिया, तो कुआं खुदवा दिया, उस कुआं में लाखों लोग पानी पी रहे हैं जो राजा को पता नहीं है। पेड़ लगवा दिया, उस पेड़ की निकल रही ऑक्सीजन को हजारों लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, किसी को पता नहीं है। पोखरे खुदवा दिया, पोखरे से हजारों पंछियां पानी पी रही हैं, हजारों मछलियां जी रही हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। यानी हमारे उस लोक कल्याणकारी कार्य का जो लाभ है वो उन हजारों लोगों को मिल रहा है जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो लोक कल्याणी कार्य उसे ही कहा जाता है जिसकी जानकारी हमें न हो फिर भी उनको फ़ायदा मिल रहा हो, ये उसे लोक कल्याणकारी कार्य कहा जाता है। इसीलिए इस धरती पर बहुत सारे प्राणी पैदा होते हैं और हर प्राणी को, हर जीव को अपने स्वभाव के अनुसार जीने का अधिकार है। हर प्राणी को अपने स्वभाव के अनुसार जीने का अधिकार है और सबको स्वभाव के अनुसार जीने के लिए वातावरण पैदा करना, संरक्षण पैदा करना, ये सरकार का और राजा का कर्तव्य होता है। और सम्राट अशोक ने कहा कि समस्त प्रजा हमारी संतान है। तो समस्त प्रजा जब हमारी संतान है तो जैसे मैं अपने पुत्र को चाहता हूँ सुखी रहे, उसी तरह हम पूरी प्रजा को चाहते हैं। यानी एक धरती पर जीवधारी जो पैदा हुआ है, एक राजा होने के नाते मेरा काम है सबको संरक्षण देना, सबके लिए सुविधा प्रदान करना। सबके लिए सुविधा प्रदान करना। आज मेरी जा रही है? ठीक। इस धरती पर जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, सारे प्राणियों को अपने स्वभाव के अनुसार जीने का अधिकार है और उसी स्वभाव के अनुसार जीने का वातावरण पैदा करना ही राजा का, सरकार का कर्तव्य होता है। क्योंकि ज़िंदगी दो तरह से जी जाती है। एक ज़िंदगी होती है ज़रूरतों के अनुसार से जीना, जो ज़रूरत है उसके अनुसार जीना, और एक होता है ख्वाहिशों के अनुसार जीना। ज़िंदगी में आपकी ख्वाहिश क्या है? एक होता है ज़िंदगी में ख्वाहिश क्या है और ज़िंदगी में ज़रूरत क्या है। तो ख्वाहिश तो पूरा आदमी अपनी मेहनत से करता है, अपनी काबिलियत से पूरा करता है, तब उसकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। और ज़रूरतों के अनुसार से ज़िंदगी जीना ये सरकार का काम होता है। सरकार का काम है कि हमारे साम्राज्य में, हमारी सरकार में, हमारी जनता जो रह रही है वो ज़रूरतें उसकी पूरी हों। तो ज़रूरतें क्या है? एक आदमी को शुद्ध हवा मिले, एक आदमी को शुद्ध पानी मिले, एक आदमी को शुद्ध अच्छा स्वास्थ्य मिले, एक आदमी को अच्छी शिक्षा मिले, ये आदमी की ज़रूरतें हैं। लेकिन आदमी को कार हो जाए, आदमी को बंगला हो जाए, ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है। हम हवाई जहाज़ से चलें, ये ख्वाहिश है। तो ये ख्वाहिशें पूरी आदमी अपनी मेहनत से करता है, अपनी काबिलियत से करता है। लेकिन ज़रूरतों को पूरा करना ये सरकार का काम है कि हमारे साम्राज्य में रहने वाला हर प्राणी, और किसी भी राजा का साम्राज्य कितना बड़ा है ये महत्व का विषय नहीं है। वो कितने दुनिया पे राज्य करता है ये महत्व का विषय नहीं है। उसके साम्राज्य में रहने वाली जनता कितनी सुखी है, कितनी खुशहाल है, ये एक राजा का मकसद होता है। और निश्चित रूप से सम्राट अशोक ने इस मकसद में इतनी कामयाबी पाई कि उनके किए गए कार्यों के बारे में हमारे देश के लोगों ने भले ना लिखा हो, लेकिन बाहर के देश के लोगों ने, विदेश के लोगों ने इतना लिखा कि एच.सी. वेल्स एक दुनिया के महान इतिहासकार हैं, वो अशोक के बारे में लिखते हैं कि इस धरती पर हजारों लाखों राजा, महाराजा, शहंशाह और सुल्तान पैदा हुए जिससे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हुए हैं, लेकिन सम्राट अशोक के समकक्ष कोई खड़ा हो सके ऐसा सम्राट आज तक धरती पर किसी राजा ने, किसी देश ने पैदा नहीं किया है। और आज वैसा राजा हमारी धरती पर, हमारे देश में पैदा हुआ, ये हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का विषय है। और आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, ये और ही फ़ख्र का विषय है। अशोक तो पहले भी थे, अशोक आज भी हैं, लेकिन अशोक को भारतवर्ष में
अब तक जनरल नॉलेज की सामग्री समझ पढ़ा गया है, जनरल नॉलेज की सामग्री समझकर अशोक को पढ़ा गया है। क्योंकि लोगों को पता है कि IAS PCS की परीक्षा होती है तो मौर्य वंश से पूछा जाता है, अशोक से पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से पूछा जाता है। तो जनरल नॉलेज की सामग्री समझ करके अशोक को पढ़ा गया। अब तक ये सोच के नहीं पढ़ा गया कि देश की समस्या का समाधान अशोक है, समता समानता का सलूशन अशोक है, धार्मिक असहिष्णुता का सलूशन अशोक है, लोक कल्याण का साधन है अशोक, जियो और जीने दो का फार्मूला है अशोक। ये सोचकर हम लोगों ने भारतवर्ष में कभी नहीं पढ़ा। लेकिन सम्राट अशोक क्लब को मैं बधाई देता हूँ, सम्राट अशोक क्लब के विद्वानों को बधाई देता हूँ कि जिस व्यक्ति की चर्चा तक नहीं होती थी, आप लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में कि बिहार सरकार को कम से कम आपसे प्रभावित होकर के नीतीश कुमार जी ने, जो अभी हमारे किशोरी जी चर्चा कर रहे थे, बिहार सरकार ने पूरे भारत में पहली बार सम्राट अशोक के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित किया है। और इसके लिए मैं तहे दिल से बिहार सरकार को बधाई देता हूं और केंद्र सरकार से भी इस बात का मांग करता हूं जूम के माध्यम से कि जिस राजा की वजह से हम अपने आप को विश्व विजयी कहने का गौरव प्राप्त करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज अधूरा है अशोक चक्र के बिना, अशोक स्तंभ के बिना राजमुद्रा अधूरी है, वह देश अशोक के बगैर पूरा कैसे हो सकता है। इसलिए मैं इस जूम के माध्यम से ये निवेदन करूंगा, सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम इस राष्ट्र महापुरुष को, अंतर्राष्ट्रीय महापुरुष को अपने राष्ट्र में एक छुट्टी घोषित करके वो गौरव प्रदान करें, ताकि पूरे देश के वासी उस दिन सारा काम छोड़कर सम्राट अशोक पर चर्चा करें। और जिस दिन अशोक पर चर्चा होगी, क्योंकि अशोक का जो एक फार्मूला है, जहां हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, ऐसे युद्ध से, ऐसे सांप्रदायिक माहौल से निकलने का जो एक मार्ग है वो अशोक के पास ही है। अशोक अपने शिलालेख में एक जगह लिखे हुए हैं कि आदमी को बहुश्रुत होना चाहिए। बहुश्रुत का मतलब कि सबको सबकी सुनना चाहिए, लेकिन सबको सबकी सुनने के लिए हर व्यक्ति के अंदर क्या गुण होना चाहिए? वो गुण होना चाहिए वाक संयम। जब तक व्यक्ति के अंदर वाक संयम नहीं होगा तब तक वो बहुश्रुत नहीं हो सकता। अब कोई कहेगा कि तू एक हिंदू मारेगा तो 10 मुसलमान मारूंगा, कोई कहेगा कि तू एक मुसलमान मारेगा तो 10 हिंदू मारूंगा। जब ऐसी वाणी का इस्तेमाल किया जाएगा तो आप बताइए कोई बहुश्रुत कैसे हो सकता है? बहुश्रुत होने के लिए शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। शब्द ही हमारे वो परिस्थितियों को बदलने में समर्थ हैं। इसलिए अशोक ने शब्दों की बहुत बड़ी गरिमा समझी, इसलिए उन्होंने अपने शिलालेख में बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से लिखा कि वाक संयम होना चाहिए। और जब वाक संयम होगा तो बहुश्रुत होगा, आदमी सबकी सुनेगा, और जब सबकी सुनेगा तो एक सार अंश निकल के आएगा। उसके लिए अशोक ने क्या कहा? उसके लिए अशोक जी ने कहा कि मैं किसी भी धर्म के सार तत्व की वृद्धि चाहता हूँ, सार तत्व की। और सार तत्व हर धर्म में कुछ न कुछ है, हर धर्म में, हर संप्रदाय में कुछ न कुछ सार तत्व है। कर्मकांड को महत्व उन्होंने नहीं दिया, जिससे सीधा मानव कल्याण का संबंध है वो सार तत्व कहलाया। अब माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये कौन धर्म नहीं चाहेगा? अगर ये बात सारे धर्म के लोग कहते हैं तो ये सार तत्व है उसका। हर व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो, ये कौन धर्म नहीं चाहता? तो ये सार तत्व है। तो सम्राट अशोक ने कहा कि लोग अपने वाक संयम रखते हुए बहुश्रुत बने, और जब बहुश्रुत होंगे तो क्या होगा? अब सोचिए, कल्पना करिए कि कोई हिंदू का प्रवचन अगर मुसलमान ध्यान से सुनेगा, कोई मुसलमान की तकरीर हिंदू ध्यान से सुनेगा, तो माहौल कैसा होगा, वो परिस्थिति कैसी होगी, आप सोच सकते हैं। इसलिए सम्राट अशोक ने कहा, इसलिए अशोक को दुनिया का सबसे सहिष्णु राजा कहा जाता है। और इसी सहिष्णुता को बहुत सारे लोग अलग नाम देते हैं, अलग नाम दे देते हैं। हथियार रख देने को कमजोरी समझते हैं, कायर समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अशोक ने तो हथियार रख दिया। अरे युद्ध नहीं करने वाला कायर नहीं होता है, युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाने वाला कायर होता है। युद्ध जो करते हुए जो मैदान छोड़ के भाग जाए उसे कायर कहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को ये लग जाए कि युद्ध से मानवता कल्याण नहीं हो सकता, और सच्चाई यही है कि कोई व्यक्ति अगर मानवता का कल्याण चाहता है, लोक कल्याण का चाहता है, वो युद्ध का प्रेमी कभी नहीं हो सकता। क्योंकि लोक कल्याण और युद्ध ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी शब्द हैं।
विरोधी शब्द है। अगर लोक कल्याण मन में है तो फिर युद्ध मन में नहीं आ सकता, अगर युद्ध मन में है तो लोक कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बहुत दूर तक दूरदर्शी होकर के अशोक ने बात कही और उन्होंने इतना समर्थ सेना रखा। और उसी अशोक के बाद से ही, अशोक से पहले जो राजा अपनी सेना रखते थे वो आक्रमण करने के लिए रखते थे, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए सेना रखते थे। उसका काम ही होता है कि एक राजा को जीत लिया, दूसरे राजा पर आक्रमण करने की योजना, यही आक्रमण करते और कराते ही पूरा जीवन राजा का समाप्त हो जाता था। लेकिन अशोक ने पहली बार एक ऐसी फिलॉसफी रखी कि संसार में, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप? हमारे और आपके बीच में जो एक नेटवर्क की बाधा आ रही है, अब इसको अच्छी तरह से तैयारी करके हम लोग करेंगे और इसकी ट्रेनिंग भी हम लोग इसी पर अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो इस तरह से सम्राट अशोक को अब तक भारतवर्ष में एक तरह से समझिए जनरल नॉलेज की सामग्री समझ करके पढ़ा गया है। और ख़ासकर मैं उन अंग्रेज़ों का, जेम्स प्रिंसेप का, कनिंघम का, फ्रूरर का, कर्नल टाड का, तमाम जो हमारे अंग्रेज, उनका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि खासकर वो अंग्रेज ना आते हमारे देश में और ज़मीन के अंदर से खोद कर भगवान बुद्ध को, अशोक को बाहर न निकालते तो शायद हमारे आप जैसा स्पीकर यहाँ बैठकर कुछ बोल नहीं रहा होता। और उन खंडहरों पर गिद्ध और कौआ उड़ उड़ करके उन खंडहरों पे शौच कर रहे होते। लेकिन आज कनिंघम की देन है, फ्रूरर की देन है, कर्नल टाड की देन है, जेम्स प्रिंसेप की देन है कि इन लोगों ने उन पवित्र जगहों को पवित्र स्थल तक पहुंचा दिया। क्योंकि एक अंग्रेज हमारे देश में आया था, तो जब वो देश में घूम रहे थे तो घूमने के बाद उन्होंने एक बात कही कि भारतवर्ष की खंडहरों को घूमने के बाद इस बात का एहसास हो रहा है कि भारतवर्ष के पास अतीत तो है मगर इतिहास नहीं है। तो भारतवर्ष की ऐतिहासिक परिवेश को देख करके, यहाँ के खंडहरों को देख करके उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य बोला था। कहा था कि भारतवर्ष के पास अतीत तो है मगर इतिहास नहीं है। समझिएगा इस बातों को आप लोग सारे लोग कि अतीत किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के पास अतीत तो है लेकिन इतिहास नहीं है। तो पहली बार अंग्रेजों ने ही इस भारतवर्ष के खंडहरों को खोद करके, उसकी सच्चाई को जान करके उसको इतिहास में कन्वर्ट किया, उसको सूचीबद्ध तरीके से कन्वर्ट करके व्यवस्थित किया। तो जो उन्हें लगा, जो शब्दों के माध्यम से लगा, उनको किताबों में व्यवस्थित किया और जो सच्चाई दिखी उनको संग्रहालय में व्यवस्थित किया। आकाश अगर ये दोनों चीज़ें ना होती, और भारतवर्ष में तो मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि भारतवर्ष में तो इतिहासकार थे ही नहीं। भारतवर्ष में तो ग्रंथकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, कथाकार थे, गीतकार थे, बहुत सारे कार थे, लेकिन एक भी इतिहासकार नहीं थे। ये तो अंग्रेज़ों ने जो लिख करके इतिहास को लिखा, उसी इतिहास को पढ़ पढ़ करके हमारे देश में इतिहासकार पैदा हुए। इसीलिए बहुत सारे आज के जो भारतीय इतिहासकार हैं वो जब इतिहास लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि कनिंघम के अनुसार, कर्नल टाड के अनुसार, जस्टिन के अनुसार, बार बार इंटरप्ट होने से वो फ्लो जो है ख़राब हो जा रहा है। तो इस तरह से भारतवर्ष में जो कर्नल टाड और एयरटेल और तमाम बहुत सारे इतिहासकार जो यहाँ के इतिहास को खोज करके निकाला और जिस तरह से व्यवस्थित किया, उसी को पढ़ पढ़ करके हमारे देश में इतिहासकार पैदा हुए। और आज वही लोग उसी इतिहास को तरह तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुरातन इतिहास है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है और जो बाद का होता है वो ज़मीन के बाहर का होता है। लेकिन जिस संस्कृति के व्याख्याकार नहीं होते हैं वो संस्कृति स्वयं ही नष्ट हो जाती है या उसकी गलत तरीके से व्याख्या कर दी जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जब भी कोई युग बदलता है, एक बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मेरी आवाज़ जा रही होगी तो, युग परिवर्तन, कोई भी युग का परिवर्तन कब से माना जाता है, इसका तिथि से कोई मतलब नहीं होता। 1991, 92, 93, 94 ये तो डेट के अनुसार है, लेकिन इसको युग परिवर्तन नहीं कहा जाता है।
युग परिवर्तन वहाँ से माना जाता है जहाँ से सभ्यता, संस्कृति और शब्द बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सरकार जो बैठी है इस समय दिल्ली में, जिस संस्था का नाम था योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, उस संस्था का नाम रख दिया नीति आयोग। अब बताइए, जब योजना आयोग था तब भी उसका काम रोड का नीति नियम बनाना ही था, रोड बनाना, सड़क बनाना, तमाम जो काम होता था वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा होता था। तो अब उसका नाम योजना आयोग न हो करके नीति आयोग हो गया, तो काम वही हो रहा है। लेकिन अब नीति आयोग जब जिस दिन से हो गया, उसी दिन से मोदी युग कहा जाएगा। उसी दिन से अगर ये सिर्फ प्लानिंग कमीशन ही रह गया होता, योजना आयोग का नाम रह गया होता, तो फिर वो 1947 से जो युग शुरू हुआ है वही युग माना जाता। तो जहाँ से शब्दावली बदलना शुरू हो जाती है वहाँ से युग परिवर्तन माना जाता है। ठीक है, उसी तरह आज जिसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं उस हमारे भाई को विकलांग कहा जाता था। तो विकलांग कब तक कहा जाता था? जब तक ये सरकार नहीं बनी थी उसके पहले उसका नाम विकलांग शब्द था। लेकिन जब सरकार बदल गई तो उन्होंने विकलांग शब्द को हटा करके, माने फीचर वही रहा, शब्द बदल दिया गया, तो उसको दिव्यांग कहना शुरू हो गया उसी दिन से। तो यहाँ पर तो परिवर्तन दो तरह का होता है। एक में क्या होता है कि फीचर वही रहने दिया जाता है, शब्द बदल दिया जाता है, और एक जगह ऐसा होता है कि शब्द वही रहता है, फीचर बदल जाता है। जैसे दो उदाहरण मैं दूंगा आपको इसका, तब आपको समझ में आ जाएगा बात। एक उदाहरण वो है, जैसे राक्षस जो शब्द है, राक्षस शब्द कहते ही हमारे मन में कौन सा भाव आने लगता है? एक विराट चेहरा आने लगता है, बड़ी बड़ी दांतें, बड़े बड़े मोछ, विकराल चेहरा। माने राक्षस शब्द बोलते ही एक ऐसा ही चेहरा दिमाग में तुरंत ऑटोमेटिक जो है कल्पना में आ जाता है। तो क्या हमने कभी राक्षस को देखा है? अब राक्षस को जब देखा नहीं है तो कैसे पता चला हमको कि राक्षस का चेहरा ऐसा ही होता है? अगर राक्षस का मतलब ऐसा होता तो सम्राट अशोक के मंत्रिमंडल में जो सबसे विद्वान अधिकारी होते थे उसका नाम था अमात्य राक्षस। तो उस राक्षस शब्द को भविष्य में बेइज्जत करने के लिए शब्द वही रहने दिया गया, उसका फीचर बदल दिया गया। शब्द वही रहने दिया गया, फीचर बदल दिया गया, और उस फीचर को बदलने से क्या हुआ कि राक्षस शब्द आते ही दिमाग में आपको फीचर याद आने लगा जो उसके पीछे दिखाया गया है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि फीचर वही रहता है, उसके शब्द बदल दिए जाते हैं। जैसे हाथ का टेढ़ा मेढ़ा होना पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, लेकिन अब हाथ के टेढ़ा मेढ़ा को, यानी फीचर वही रह गया उसका, अब उसको शब्द दे दिया गया कि यह जो है दिव्यांग है। तो अब दिव्यांग जिस दिन से हो गया उस दिन से वो मोदी युग माना जाएगा, एक युग बदल गया उसी दिन से। तो जब से शब्द बदलना शुरू हो जाते हैं तब से युग परिवर्तन होता है। और हम लोगों को इस रहस्य को समझने में बड़ा देर लगा, इसलिए हम लोग भी अब समझ गए हैं। और सम्राट अशोक क्लब के जो कार्यकर्ता हैं, जो विद्वान हैं, ये लोग भी अब अपने शब्दों का निर्माण करना शुरू कर दिए हैं। और आप लोग अधिक से अधिक अपने शब्दों का प्रयोग करिए। जैसे एक और उदाहरण बता दूँ, अशोक से रिलेटेड है। अशोक के शिलालेख पूछा जाता है कि कौन से लिपि में लिखे गए हैं, तो लोग कहते हैं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अब बताइए, ब्राह्मी लिपि तो दुनिया में है ही नहीं है। जिसका नाम ब्राह्मी लिपि है उसको पहले नागरी लिपि कहा जाता था, और नागरी लिपि को बाद में देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। अब देवनागरी से भी संतोष नहीं हुआ तो उसे ब्राह्मी लिपि कहा जाने लगा। अभी ब्राह्मी लिपि के पहले क्या भाई, अगर ये देवनागरी नहीं रहती, नागरी लिपि ही रहती तो क्या हो जाता? लेकिन जब अशोक के शिलालेख मिलने लगे तो शिलालेख किसके हैं ये कैसे पता चलेगा? तो अशोक के शिलालेख ये हैं। अब ये कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? तो धीरे धीरे शब्दों के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है। तो मुहावरा प्रचलित हुआ, लोकोक्तियाँ प्रचलित हुई, तो उसको कैसे किया गया? अब जैसे कोई कहता है कोई अमिट बात कहने के लिए, तो कहता है कि ये ब्रह्मा का लेख है, ये मिटने वाला नहीं है। अब बताइए आप लोग कि ब्रह्मा का लेख कहाँ है भाई? ब्रह्मा का लेख आज तक तो मिला ही नहीं। अब ब्रह्मा का लेख है तो ब्रह्मा की लिपि क्या है? जी जी, दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, और साथ में ये प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव भी चल रहा है। अच्छा, तो अब क्या करें? से पढ़ें, समझें, जानें, और इस जूम का
डॉक्टर साहब। जी, अब उसके माध्यम से सीख रहा हूँ। हमारे ही साथी कोई 20 साल से सीख रहा है, कोई 10 साल से सीख रहा है, कोई 5 साल सीख रहा है, कोई 2 साल सीख रहा है, कोई अभी 1 साल सीख रहा है। यहाँ सब सीखने वालों की परंपरा है। यहाँ कोई प्रकांड विद्वान नहीं बैठा है, सारे प्रश्नों का हल लेकर नहीं बैठा है। हम भी कभी आप लोगों की तरह ही आज से 25 साल पहले किसी गांव से जुड़े थे और जुड़ करके धीरे धीरे लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला गया। और आज आप लोगों की मेहनत से ये ज़मीन ग्रेटर नोएडा में ज़मीन रजिस्ट्री होने जा रही है। ये आप लोगों की कठिन तपस्या का है। और इसी सम्राट अशोक के जयंती पर, और कितनी खुशी की बात है कि 25 साल पूरे हुए तभी हम लोगों ने ज़मीन खरीदने का प्लान बना। ये देखिए, सब बड़ा संजोग है। और ज़मीन हम बहुत दिनों से खोज रहे थे कहीं खरीदने के लिए, और ज़मीन कहाँ मिली? वो ज़मीन में मिली तो गौतम बुद्ध नगर में मिली। क्या तमाशा है, क्या मतलब संजोग है कि ज़मीन में मिली तो गौतम बुद्ध नगर में मिली हम लोगों को। हाँ, और ऐसी जगह मिली जहाँ गौतम बुद्ध का विश्वविद्यालय पहले से पड़ा है, खाली हम लोग को जाकर एंट्री मारना है। तो ये सारी परिस्थितियाँ यूँ ही नहीं हो रही भाई साहब, आप लोग जान लीजिए, ये कुछ भी यूँ ही नहीं हो रहा है। ये 25 साल में ही ये काम क्यों हुआ, और ऐसे लोग 30 में सहयोग करने वाले क्यों मिल गए? ये सब यूँ ही कुछ नहीं हो रहा है। अगर भूपेश जी, रवि जी, तमाम लोग जो इसमें जुड़े और हमारे कार्यकर्ताओं ने जम के जो मेहनत किया है, ये सब कुछ यूँ ही नहीं हो रहा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो विजन पाल रखा है आज 2500 वर्ष से, उस विजन पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। वो चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं। आवाज बंद हो गई, मतलब माइक्रोफोन बंद हो गया है आपका। ठीक है, खुल गया। हाँ, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से सहयोग आ रहा है, कहाँ से क्या, हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर भी क्योंकि 7 लाख संगठन जुटाने वाला, जब मुख्यमंत्री जी हमारे चीफ गेस्ट थे तब भी हम 7 लाख जुटा पाए थे, और इतना बड़ा संगठन था और कम से कम 1.5 करोड़ रुपया जुटाया और ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के मूड में आ गया है। निश्चित रूप से मैं तहे दिल से अपने कार्यकर्ताओं का नमन करता, अभिनंदन करता हूँ। आप लोग काबिले तारीफ़ हैं, इसकी कोई सराहना शब्दों से नहीं की जा सकती है। इसलिए बहुत बधाई देते हुए, और आप लोग अभी आगे और युद्ध जीतने हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई, अभी तो बहुत भी काम करने हम लोगों को है। इसीलिए आप सभी का अभिनंदन करते हुए, हमारे बीच जो गेस्ट आए हैं, अपने सारे गेस्टों का सादर अभिनंदन करता हूं कि इस जूम वर्चुअल की मीटिंग की वजह से हम लोग आप लोगों का ठीक से सम्मान नहीं कर पाए, ठीक से आदर नहीं कर पाए। फिर भी हम अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वर्चुअल तरीके से काम करने की वजह से अगर कहीं त्रुटियाँ हुई होगी तो आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ इस पर आएंगे और कोई कमी नहीं होने देंगे, और पूरे हर्षोल्लास से अशोक जयंती को मनाएंगे। तो आप सभी को पुनः अशोक जयंती की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत। थैंक यू।